नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पॉलिटी के लिए भी और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी, और कंपटीशन में इनसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले पुराने लेक्चर्स देख लेंगे तो ये ज़्यादा समझ आएगा। सो लेट्स बिगिन विद इट। चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। एक फ्रांसिस ड्रेक नाम का व्यक्ति था जो कि वर्ल्ड वॉयज पर निकला 1580 में। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने स्पेनिश आर्माडा को, मतलब स्पेन की नेवी को 1588 में हरा दिया। इससे एक नया सेंस आया कि क्यों ना, जब हम इन सेलर्स को एनकाउंटर कर सकते हैं तो अब हम एक वेंचर ईस्ट की तरफ स्टार्ट करें। साथ ही साथ उन्हें ये भी समझ आ गया था कि पुर्तगाली एक बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं ईस्टर्न ट्रेड से, तो इंग्लिश भी अपने ट्रेडर्स को उस तरफ भेजने के लिए फोकस हो गए। तो वो कहीं ना कहीं ईस्टर्न ट्रेड के लिए अपने यहाँ के मर्चेंट्स को एनकरेज करने लगे। फिर उसके बाद 1599 में एक ग्रुप था इंग्लिश मर्चेंट का जो खुद को मर्चेंट एडवेंचरर्स के नाम से एक कंपनी के तौर पर फॉर्म करता है। 31 दिसंबर 1600, मतलब न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, तो उस समय क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर पर साइन कर दिया और उन्हें ये राइट दे दिए कंपनी को कि ये कंपनी ईस्टर्न इलाके में या मेन इंडिया और इंडोनेशिया वाले इलाके में जाकर ट्रेड करेगी, और सिर्फ यही कंपनी होगी और किसी दूसरी कंपनी को हम अगले 15 साल तक वहाँ जाने की अनुमति नहीं देंगे। तो इस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। तो इनिशियली ये मोनोपोली थी, लेकिन मई 1609 में एक और चार्टर आया और ये मोनोपोली उनकी इनफाइनाइट टाइम के लिए बढ़ा दी गई, जब तक वो नया चार्टर रिलीज़ नहीं करते। तो यहाँ पर डच पहले से ही ईस्ट इंडीज़ की बिज़नेस में फोकस थे, तो अंग्रेज़ों ने इंडिया की तरफ रुख किया और यहाँ पर वो टेक्सटाइल और बाकी कमोडिटीज़ जैसे नील और यहाँ पर जो भी मसाले हैं उनके लिए वो यहाँ पर आना शुरू करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरफ आना शुरू करती है और धीरे धीरे इंग्लिश कंपनी की यहाँ पर प्रोग्रेस होती है। सबसे पहले वो वेस्ट और साउथ पर फोकस होते हैं और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर की कोर्ट में 1609 में आता है। यहाँ पर वो कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट के मिशन को लेकर आता है, लेकिन पुर्तगालियों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे। सबसे पहले, जैसे हमने पुराने लेक्चर्स में देखा कि हॉकिंस वहाँ तक पहुँच ही ना पाए, उनका तो ये प्रयास था। फिर हॉकिंस जैसे तैसे 1609 में पहुँचता है, लेकिन पुर्तगाली बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, जब भी उनकी शिप्स आती थी उनकी शिप्स को रोक लेते थे, उन्हें मारते थे, पीटते थे, थ्रेटन करते थे और बोलते थे कि वापस चले जाओ, यहाँ पर ट्रेड मत करो। तो 1611 में वो वापस चला जाता है। देन 1611 में इंग्लिश मसूलीपट्टनम साउथ ईस्ट कोस्ट से में एक फैक्ट्री वहाँ से अपना ट्रेड करना शुरू करते हैं और 1616 में आकर मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री डच ने भी इस्टेब्लिश की थी, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा है। 1612 में जब कैप्टन थॉमस, पोर्चुगीज़ के लेक्चर में मैंने बताया था कि यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई थी, तो 1612 में जब थॉमस बेस्ट आता है और पुर्तगालियों को हराता है, तब फिर जहांगीर इम्प्रेस होकर उन्हें ये बोलते हैं कि नहीं, हम आपकी मदद करेंगे, आप आइए और यहाँ पर बिजनेस कीजिए। 1613 में एक फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश होती है जो कि थॉमस एडवर्ड के अंडर में इस्टेब्लिश हुई है। 1615 में थॉमस रो जेम्स वन का एम्बेसडर बनकर आता है और वो यहाँ पर 1615 से लेकर 1619 तक रुकता है, लेकिन वो
मुगल एम्परर से कॉमर्शियल ट्रीटी, व्यापारिक संधि करने में असफल रहता है। इसके बावजूद वो कई सारे प्रिविलेज लेकर जाता है। जहांगीर ये बोलता है कि हम आपसे संधि तो नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको फिर भी कुछ एक अधिकार देंगे। इसमें आगरा, अहमदाबाद और बरोच में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का अधिकार उन्हें मिल जाता है। यहाँ पर भारत में अंग्रेज़ों का आना कहीं ना कहीं एक स्मूथ प्रोग्रेस नहीं था, शांतिपूर्ण नहीं था। जैसे पुर्तगाली आ गए, उन्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, फिर डच आ गए, उन्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। तो ये चीज़ बताती है कि जितने कठिनाई से आपको कोई चीज़ हासिल हो, वो चीज़ आपके लिए उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। तो मेरे जितने दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होती है, या कई बार कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं होता है, तो उससे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अंग्रेज़ों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे पुर्तगाली थे, डच थे। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होती है और ये अंग्रेज़ों के फेवर में जाने लगती है। जैसे कि बॉम्बे, जो कि अंग्रेज राजा था चार्ल्स सेकंड, उसकी शादी पुर्तगाल की एक रानी थी, राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, या ब्रिगेंजा ऑफ कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की वो राजकुमारी थी, उसके साथ शादी होती है। तो पुर्तगाल के राजा दहेज में अंग्रेज़ों को बॉम्बे दे देते हैं। इस बॉम्बे को जो राजा हैं इंग्लैंड के, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं और बोलते हैं कि आप 10 पाउंड हमें साल की पेमेंट देंगे। ये 1668 की बात है। इसके बाद बॉम्बे को अंग्रेज अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लेते हैं। इसके पहले हेडक्वार्टर सूरत में था। 1687 में अंग्रेज अपना हेडक्वार्टर सूरत से हटाकर बॉम्बे ले आते हैं। यहाँ पर पीस भी थी, शांति भी थी, और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को इतना चैलेंज फेस नहीं करना पड़ रहा था। साथ ही साथ अंग्रेज़ और पोर्चुगीज़ का जो चैलेंज था वो भी ख़त्म हो गया था इस ट्रीटी के बाद। एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज़ पहले हो चुके थे। डच एग्रीड थे, लेकिन वो इंटरफेयर करते रहते थे, मतलब 100% एग्रीड नहीं थे। तो इंग्लिश कंपनी ने इंडिया में ट्रेड करना शुरू कर दिया। साथ ही एक और इंसिडेंट होता है। अंग्रेज़ों को गोलकुंडा के सुल्तान से 1632 में एक गोल्डन फरमान मिल जाता है, जिससे वो ये बोलते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे यहाँ पर, और उन्हें 500 पगोड़ास साल का उन सुल्तान को देना होता है। साथ ही साथ उन्हें ट्रेडिंग और कई सारे प्रिविलेज दिए जाते हैं। जैसे मसूलीपट्टनम में अंग्रेज थे, तो वहाँ पर जो उनकी काउंसिल थी, उसका एक व्यापारी था फ्रांसिस डे। 1639 में जो चंद्रगिरी के रूलर थे, उन्होंने परमिशन दे दी थी कि आप चाहें तो मद्रास में किलाबंदी कर सकते हैं, और यही किला आगे चलकर सेंट जॉर्ज बनता है। पहले मसूलीपट्टनम में एक किला था, उस किले को शिफ्ट कर दिया जाता है सेंट जॉर्ज, और मसूलीपट्टनम से हेडक्वार्टर सेंट जॉर्ज शिफ्ट हो जाता है। ये साउथ में अंग्रेज़ों का सेटलमेंट था। फिर इसके बाद अंग्रेज अपना ट्रेड बढ़ाते हैं और वो हरिपुरा में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, जो कि महानदी डेल्टा के पास थी। बालासोर उड़ीसा में 1633 में इनकी अगली फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है। फिर इन्होंने बंगाल में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। कैसे? तो बंगाल जो था वो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था और भारत के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। आज भी बंगाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स एडवांस करने के लिए अंग्रेज यहाँ पर आते हैं। कॉमर्शियल और पॉलिटिकल कंट्रोल बंगाल में धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी बनती हैं कि इंग्लिश मर्चेंट को वहाँ ना सिर्फ कॉमर्शियल बल्कि पॉलिटिकल इंटरफेयर भी स्टार्ट करना पड़ता है।
बंगाल से मुग़ल सरकार को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा था। तो इसलिए इस लोकेशन पर शाह शुजा, जो उस समय बंगाल का सूबेदार था, 1651 में इंग्लिश को ट्रेड करने की परमिशन देता है और सालाना 3000 उन्हें रुपए किराए के तौर पर चुकाने पड़ते हैं। साथ ही साथ उनकी सारी ड्यूटी माफ़ कर दी जाती है। तो उन्होंने बंगाल में एक फैक्ट्री स्टार्ट की हुगली में 1651 में। फिर उसके बाद कासिम बाज़ार, पटना, राजमहल। उन्हें जो फरमान मिला था, इस फरमान के एवज में भी जब वो बिज़नेस करते थे तो बहुत सारे कस्टम ऑफिसर्स थे जो कि लोकल चेक पोस्ट पर रोकते थे और उन्हें परेशान करते थे और ये कहते थे कि आपको इसका कस्टम देना पड़ेगा, इसका टैक्स देना पड़ेगा, हम इस फरमान को नहीं मानते। इसके बाद उन्होंने हुगली में फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया और फोर्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। विलियम हेच पहला एजेंट था जो कि कंपनी का गवर्नर बना बंगाल में और इसने शाइस्ता खां से ये अपील की कि मुग़ल गवर्नर ने जो हमें फरमान दिया है आप उसके थ्रू हमें यहाँ ट्रेड करने दीजिए। अगस्त 1682 में जब शाइस्ता खां की तरफ से कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हुई तो इनके बीच हॉस्टिलिटी शुरू हो गई और 4 साल के बाद ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से मुग़लों ने 1686 में अटैक कर दिया और सारे एरिया और सारे फोर्ट उनके कैप्चर करने लगे। हिजली, मिदनापुर, ये सारे जगह, बालासोर, मुग़ल ने खुद का फोर्टिफिकेशन कर लिया और इंग्लिश को ये कहा गया कि आप हुगली छोड़ दीजिए, बंगाल छोड़ दीजिए और उन्हें एक अनहेल्दी लोकेशन, गंगा रिवर के पास एक अनहेल्दी लोकेशन में वहाँ ट्रेड करने की परमिशन दे दी गई। मुग़ल की रेड के बाद जो जॉब चारनॉक था वो एक अंग्रेजी एजेंट था। उसने मुग़ल के साथ निगोशिएशन करने की बात कही और सूतानाटी प्लेस को, सूतानाटी जो जगह थी बंगाल में, उसको वापस करने की रिक्वेस्ट की। चारनॉक ने एक ट्रीटी साइन की मुग़ल के साथ 1690 में और इस तरीके से उन्हें सूतानाटी वापस मिल गया। फिर इंग्लिश फैक्ट्रीज 1691 से वहाँ फिर इस्टेब्लिश होने लगी और ये इस्टेब्लिशमेंट कंटिन्यू रहा और बंगाल में व्यापार करने का उन्हें सालाना 3000 रुपये ही देना पड़ता था। इसी बीच एक जमींदार था बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, शोभा सिंह, वो इनका विरोध करने लगा। इस वजह से फिर इनका फोर्टिफिकेशन रुक गया और फाइनली 1698 में इन्होंने वहाँ के 3 गांव की जमींदारी खरीद ली, सूतानाटी, गोविंदपुर और कालीकट, जिसे कालीघाट कहा जाता था। इस ऑनरशिप के बदले उन्होंने 1200 रुपये मुग़लों को दिए। ये फोर्टिफाइड, यहाँ पर जो किलाबंदी हो रही थी, यहाँ पर एक किला बनाया गया और उसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। ये 1700 में फोर्ट विलियम को इस्टेब्लिश करते हैं और यही उनके ईस्टर्न पूर्वी प्रेसिडेंसी का सेंटर बनता है। यहाँ पर पहले प्रेसिडेंट आते हैं, इस किले के पहले प्रेसिडेंट आते हैं सर चार्ल्स आयर। फिर उसके बाद 1715 में फर्रुखशियर एक फरमान जारी करता है। ये फरमान अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, आगे हम इसके पॉइंट देखेंगे, पर फर्रुखशियर का जो फरमान था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फरमान था अंग्रेज़ों के लिए। इंग्लिश मिशन, जॉन सरमन इंग्लिश मिशन के तहत मुग़ल एम्परर के पास जाते हैं और उनसे 3 फेमस फरमान साइन करवाते हैं। इसके द्वारा बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कंपनी को एक मैग्ना कार्टा दिया जाता है। तो ये मैग्ना कार्टा किसने जारी किया था? तो फर्रुखशियर ने। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, तो बंगाल में कंपनी को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट
करने की पूरी छूट है और इन्हें साल में सिर्फ 3,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। इसके अलावा ये और कोई पैसा नहीं देंगे, ना ही कस्टम को देंगे। फिर कंपनी को ये परमिशन भी दे दी जाती है कि वो दस्तक या पासेस भी इशू कर सकते हैं। जैसे अगर कोई और वहाँ से सामान ला रहा है, ले जा रहा है, तो कंपनी उनसे पैसा ले सकती है। कंपनी को ये परमिट किया गया कि वो और ज़्यादा लैंड रेंट पर ले सकते हैं कलकत्ता के आसपास। हैदराबाद में कंपनी के जो पहले से प्रिविलेज हैं वो तो रहेंगे ही, साथ ही साथ उन्हें ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का और मद्रास में रेंट के साथ ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का अधिकार दिया गया। लेकिन ये रेंट जो था सिर्फ मद्रास का वसूला जा रहा था, हैदराबाद से कोई रेंट उन्हें नहीं देना पड़ता था। सूरत के अधिकार उन्हें 10,000 रुपये सालाना में मिल गए। सूरत आज भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट पोर्ट है इंडिया का, तो वहाँ से ज़्यादा पैसा मुगलों को जाता था, तो यहाँ पर 10,000 सालाना की दर तय की गई और यहाँ पर सारी ड्यूटीज़ ख़त्म कर ये कहा गया कि आप सिर्फ 10,000 रुपये मुग़ल दरबार को देंगे। इसके बाद कंपनी सिक्के भी इशू कर सकती है, अपनी करेंसी भी इशू कर सकती है और मुग़ल एम्पायर में जितना भी मुग़ल एम्पायर है वहाँ पर ये करेंसी मान्य होगी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सारे कंसेशन लेने के बाद बंगाल जैसी इम्पोर्टेंट जगह की कंसेशन किस बेस पर ली होगी, तो ये इतिहासकार ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने चाटुकारिता और कहीं ना कहीं अपने मीठे व्यवहार के चलते फारुखशियर से ये चीज़ें हासिल कर ली थी। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्न बैक आता है इंग्लैंड में ही। 1688 में रेवोल्यूशन होता है और जो वहाँ पर विग्स हैं, जो वहाँ पर एक और तबका था विग्स, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया में सारे ट्रेड पर मोनोपोली कर रही है, कोई और कंपनी नहीं जा सकती, इसका विरोध उन्होंने शुरू कर दिया और इसलिए उन्होंने सर विलियम नॉरिस को यहाँ पर भेजा कि वो जाएं और औरंगजेब से इस बात की परमिशन लें। तो औरंगजेब से जब वो परमिशन लेने आते हैं तो यहाँ पर उनका ये मूव कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह फेल हो जाता है और ब्रिटेन में ही एक चार्टर लाया जाता है और ये कहा जाता है कि आपकी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1708 से लेकर 1873 तक थी वो इन दोनों कंपनी का गठजोड़ थी और यही ब्रिटिश पावर आगे इंडिया को अफेक्ट करती है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल पर एक सरसरी निगाह रख लेते हैं। फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ईयर थे, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई। 1608 में हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आता है। आप हॉकिंस को ऐसे याद रखिएगा ABCDEFGH, तो H हॉकिंस H 8वें नंबर का अल्फ़ाबेट है, तो 1608 ये हॉकिंस 1608 में जहांगीर के कोर्ट में आता है। 1611 में एक मिडलटॉन, कैप्टन मिडलटॉन है, ये परमिशन लेते हैं सूरत के गवर्नर से ट्रेड कंटिन्यू करने की। 1613 में एक परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में। तो इसको दो तरीके से याद रखिएगा, जैसे 3 और 13, ये जो 3 वर्ड है ये कहीं ना कहीं अशुभ है, तो कहते हैं ना 3-13 मत करो, तो अंग्रेज बहुत ज़्यादा 3-13 कर रहे थे। और दूसरी बात, इनकी सूरत भी बड़ी खूबसूरत सी होती है, तो सूरत में 1613 में इन्होंने एक कंपनी इस्टेब्लिश कर ली। फिर 1615 में सर टॉमस रॉ आते हैं और वो 1618 तक वो यहाँ से सिर्फ 2 ही फरमान लेकर जा पाते हैं। तो ये 2 फरमान उन्हें किन किन से मिलते हैं, 1618 तक रहते हैं। एक तो एम्परर से मिलता है और दूसरा प्रिंस खुर्रम से। अब खुर्रम किसका नाम है, ये क्वेश्चन आप कमेंट में इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ से कुछ एक जगह फ्री ट्रेड और इनलेट टोल की परमिशन मिल जाती है। 1616 में कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री साउथ में इस्टेब्लिश करती है, याद रखिएगा साउथ में ब्रिटिश की पहली कंपनी 1616 में इस्टेब्लिश हुई मसूलीपट्टनम में।
फिर 1632 में ये कंपनी को गोल्डन फरमान मिलता है। किससे मिलता है? गोलकुंडा के सुल्तान से, और ये बोला जाता है कि हम आपकी सेफ्टी और ट्रेड की प्रॉस्पेरिटी का ध्यान रखेंगे। 1633 में कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया में ईस्ट इंडिया बंगाल वाला जो एरिया है, ये फैक्ट्री अपनी ये कंपनी पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया में 1633 में हरिपुरा बालासोर उड़ीसा यहाँ इस्टेब्लिश करती है। 1639 में कंपनी को मद्रास लीज पर मिल जाता है वहाँ के लोकल किंग से, और 1651 में कंपनी को हुगली में ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है। 62 में बॉम्बे दहेज में मिल जाता है इन्हें। 67 में औरंगजेब इंग्लिश को एक फरमान दे देता है कि वो बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं। 1691 में कंपनी को इंपीरियल ऑर्डर मिलते हैं कि वो अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन साल में उन्हें 3000 रुपये देने पड़ेंगे। 1717 में फर्रुखशियर फरमान इशू कर देता है, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है। ये कंपनी को बहुत बड़ा ट्रेड कंसेशन के लिए दिया जाता है। दोस्तों, ये थी अंग्रेज़ों की कहानी। इसके बाद हम फ्रेंच कहानी देखेंगे कि फ्रेंच कैसे आए, क्या रहा, और इन सब को देखने के बाद हम फर्दर जो एक कंबाइंड वे में जो हिस्ट्री फिर आगे बढ़ेगी, तो ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, तो आगे की हिस्ट्री आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और आगे के लेक्चर्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप यहाँ पर कमेंट दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम जा रही है या उसके नोट्स या लेक्चर्स नहीं मिल रहे, तो आप नीचे अगर कमेंट में लिख देंगे तो मैं उन पर लेक्चर्स बनाकर डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच।